मुझे बताइए कि एलआर सब लोगों का हो गया है क्या? क्योंकि मुझे विनोद सर का फाइल मिला है और प्रियांका मैम का मिला है, वर्षा मैम का अभी तक नहीं मिला। और देवयानीचं चालू आहे अजून काम ना त्याच्यावर. देवयानी. हा, चालतंय. वर्ष. हा, म्हणजे तुम्ही किती पण 5 पेपर रिव्ह्यू केलेत ना आता? हा, देवयानी. हा, पण केलंय का? एलआर सुरू केलाय का अजून तुझा इंट्रोडक्शन मध्ये आहे? ते सांग, म्हणजे मला स्टेटस कळेल की काय आहे, कुठपर्यंत आलं. अच्छा. इंट्रोडक्शन मध्ये संपून टाका. इंट्रोडक्शनला जास्त दिवस नाही घालवायचे. म्हणजे याच्यानंतर तर तुमचं इतकं बिल्ड झालं पाहिजे ना, की एका दिवसाच्या वर गेलंच नाही पाहिजे. म्हणजे आम्ही तर एका दिवसामध्ये इंट्रोडक्शन एलआर आता केले होते, 2-3 पेपर केले होते ना, तर ते होईल म्हणायला हळूहळू. पण वाइंड अप करायचं, म्हणजे जितकं मिळेल तितकं. आता मी तुम्हाला सांगितले त्याच्यात 5 पॉईंट्स, पण नॉट नेसेसरी की तेवढे 5 पॉईंट्स मिळतील. कधी कधी नसतो स्टॅटिस्टिकल डेटा. आता खूप सर्च केला आपण, नाहीच आहे. आता सबचा क्वांटम कम्प्युटिंग आहे, नवीन आहे, नाहीच मिळू शकत तुम्हाला लगेच त्याचा. जरी त्याचे तुम्हाला 18,000 पेपर दिसत असले तरी ते खूप वेगवेगळ्या अँगलनी लोकांनी केलेले असतात. जो तुमचा अँगल आहे त्या अँगलनी मिळाले नसतीलच तर कुठून देतील ना. तर नॉट नेसेसरी की असायला पाहिजे, पण असलं तर ते जास्त चांगलं, असं ते मी सांगितलं होतं. कारण क्लाउड कसं आहे, तर सेटल्ड आहे, त्याला तर तुम्हाला मिळणार म्हणजे मिळणार, फक्त सर्च करायला लागतं. जर मला ते 2019 साली म्हणजे तेव्हा मी लिहिलं होतं रिसर्च, तर त्यावेळेस मला एवढाच डेटा मिळाला होता. तर आता तर मिळणार, म्हणजे टेक्नॉलॉजी तशी होती म्हणून. पण आता तुम्ही क्वांटमला गेले, जनरेटिव्ह यायला मिळेल कदाचित, पण ते पण नवीनच आहे. 2 वर्ष तर झाले आले, तर त्यामुळे त्यालाही जास्त नाही मिळणार आहे. पण तुम्ही तिथं मग एआयचा डेटा लावू शकता, त्याची बेस टेक्नॉलॉजी असतेच काहीतरी. असं करून तिथं थोडंसं वाइंड अप करायचं. ते होईल. म्हणजे नाही तर मग काय होईल, असं खूप वेळ लागेल आपल्याला. फास्ट करायचे पेपर, आणि हा ओव्हरव्ह्यूचा आहे तो फास्ट होतो सुद्धा. आणि मग हळूहळू हळूहळू तो मॉडिफाय होतच जातो ऑब्व्हियसली. पण वाइंड अप करायचं, कारण एका गोष्टीला जर जास्त वेळ दिला ना, नंतर नंतर आपण ते काय होतो, कंटाळून सोडून देतो. रिसर्चमध्ये असं होतं की आपल्याला आधी इंटरेस्ट असतो आणि करतो आपण पहिले 1, 2, 3 दिवस, आठवडाभर. त्याच्यानंतर ते इच्छाच होत नाही, कारण तेच 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 वाचून मग काय होतं, आपलं कम्प्लीटच होत नाही पेपर. लक्षात ठेवायचं. म्हणून मी काय सांगितलं की 5 ते 10 रेफरन्स बस, त्याच्यावर जायचंच नाही. हा, जेव्हा तो पेपर तुम्ही कुठेतरी टाकलाय, रिजेक्ट झालाय, मग आपण बघतोच, तर त्याला पुन्हा स्टार्ट अँड मॉडिफाय होतच, परत आपण 10 पेपर टाकतोच त्याच्यामध्ये. पण आधीच जर तुम्ही करत गेले, आणि कधी परफेक्ट नसतोच. आता माझा जरी पेपर काढला, किंवा काल परवा मी लिहिलेला जरी पेपर काढला ना, आणि तुम्हाला जरी दिला रिव्ह्यू करायला, तरी तुम्ही त्याच्यात काढणार की मॅम तुम्ही तर हे सांगितलं होतं, हे तर शिकवलं होतं, पण हे तर त्याच्यात आलं नाहीये. असं होणार आहे पॉसिबल. ते आहेच. कारण सगळीकडे सगळा डेटा मिळत नाही, मेन तो आहे प्रॉब्लेम. म्हणून आपण जरी म्हटलं क्लाउडमध्ये की हे मला 5 पॉईंट्स द्या, तरी प्रत्येक वेळेस नसेल, काही वेळेस नाहीच आहेत आपल्याला माइंड मॅप काढता. तर सगळं टेक्स्टच मटेरियल असतं, इम्पॉसिबल असतं. पण जेव्हा जेव्हा पॉसिबल आहे, कुठेतरी काहीतरी डायग्राम तुमच्या स्वतःची जनरेटेड असेल ना, एक नाही, दोन नाही, तीन नाही, कुठेतरी असली ना, आणि ती येते डायग्राम, म्हणजे साधी डायग्राम जरी असली ना तरी चालते. येते. असं ते चालतंय. ठीक आहे. सुवर्णा मॅम, आपण किती पेपर झाले का अजून, तुमचं पण इंट्रोडक्शन पर्यंतच आहे? हा. हा. पण मग किती पेपर घेतले आता तुमचा? तर तुम्ही डायरेक्टली प्रॉब्लेमच घेतलाय एलआर, कारण तुम्हाला ते सबमिट करायचंय ना. हम्म. त्यामुळे तुम्हाला तर ऑप्शन नाही. हे तरी ठीक आहे, आता यांचं काही सबमिट नाही करायचं, त्यामुळे यांचं चालू आहे हळूहळू. हा. नाही, तुम्हाला आता मग मॅडम, तुम्हाला कधी मंथ एंडला सबमिट करायचं, आणि किती पेपर्स तुम्हाला सांगितलंय त्याच्यामध्ये? टार- नाही, त्यांनी टार्गेट दिलंय ना काहीतरी, कितीतरी पेपर तुम्हाला रिव्ह्यू करायचे. 2000 वर्ड्स मध्ये पाहिजे पेपर. पेपर इतकं कमी? ते फार कमी होईल मग. सगळं तर तुमच्या अल्गोरिदम होणारच नाही, कारण लोड बॅलन्सिंग मध्ये खूप अल्गोरिदम्स आहेत. म्हणजे तुम्ही त्याला सेग्रिगेट करू शकता, की आता तुमचं डेटा सेंटर ओरिएंटेड आहे ना. माझं जसं व्हर्च्युअल मशीन ओरिएंटेड होतं, तुमचं डेटा सेंटर ओरिएंटेड, सर्व्हर ओरिएंटेड एक असतं. मग डेटा सेंटर ओरिएंटेड म्हणजे सर्व्हर प्रॉक्सिमिटी अल्गोरिदम्स असतील ते. ते कमी आहेत म्हणायला. डायनॅमिक मेथड वगैरे वापरून ते केलेले आहेत, पण तरी म्हणजे 40-50 तरी अल्गोरिदम्स येतील असते, तेवढं तरी करायला लागेल तुम्हाला रिव्ह्यू, कारण तुमचं डायरेक्टली प्रॉब्लेम ओरिएंटेड आहे असं मला वाटतंय. बघा तुम्ही. पण मग ते करा लवकर, तुम्हाला मंथ एंडला करायचं आहे ना. मग ते फास्ट करा. म्हणजे तुम्ही 5 नाही, तुम्ही तर ते थोडंसं जागून करा, नाही तर मग तुमचं सबमिट नाही होणार. आता ह्यांचं कसं, ह्यांना अजून डेडलाईन नाही आहे काहीच, कारण
त्यांचे जरा PhD काही चालू नाही अजून, त्यामुळे त्यांचं चालू शकते पुढे मागे. पण तुम्ही नका करू, तुम्हाला तर ऑप्शनच नाहीये, म्हणजे त्यांना तरी थोडंसं ऑप्शन आहे. तर तुम्ही रोज 5-5 पेपर करा, मी तर म्हणते. म्हणजे तुमचं एक आठवड्यामध्ये LR कंप्लीट होईल, मग त्याला आपल्याला पुढे क्लस्टरिंग करता येईल. म्हणजे आज जे आपण आता बघणार आहे ते. ठीक आहे. आता मी सांगते पुढचं कसं करायचं ते. पेपर तुम्हाला दाखवते फर्स्ट ऑफ ऑल. एक्सेल फाईल आणि जे तुम्ही LR लिहिलेलं आहे ना ते. तुम्हाला एक एक पॅराग्राफ सांगितलेलं आहे ना ते. तर मी एक पेपर दाखवते तुम्हाला. हाच पेपर आहे. हा, एक पेपर मला भेटलं होतं, तुम्हाला दाखवते LR कसं लिहिलेलं आहे. ठीक है। आता नाउ सी द टाइटल, मैचिंग पेपर्स एंड रिव्यूअर्स एट लार्ज कॉन्फ्रेंसेस। मतलब हमने जो लास्ट टाइम आपको बताया था कि कोई भी प्रॉब्लम पे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हो एट सम लेवल, तो डेफिनेटली आप उस पे पेपर लिख सकते हो। एंड उसमें आपको कैसे यूज करना है, आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे हम कंप्यूटर साइंस है तो उसमें AI का लॉजिक लगा सकते हैं, डायनामिक का लॉजिक लगा सकते हैं, जनरेटिव AI से कुछ कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, जैसे रिव्यू करते हैं पेपर्स, हम भी कॉन्फ्रेंस में या फिर जर्नल में पेपर सबमिट करते हैं, वहाँ पे पेपर रिव्यू करने के लिए उनको लोग मिलते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी सुवर्णा मैम का पेपर है, और उनका है लोड बैलेंसिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के तो बहुत सारे एक्सपर्ट हो सकते हैं, लेकिन सब लोगों ने तो लोड बैलेंस पे काम नहीं किया है। मैंने किया है तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि उनका पेपर कैसा है। लेकिन उनके पास जितना भी रिव्यूअर्स है, तो उनके पास एक भी पर्सन नहीं है जिसने लोड बैलेंसिंग पे काम किया है। क्लाउड के एक्सपर्ट हो सकते हैं उनपे, तो उनके पास क्लाउड के जो एक्सपर्ट है उन्होंने लेट से प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इवेलुएट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर किया, लेकिन सॉफ्टवेयर वाला कुछ किया नहीं है। दैट मीन्स कि जो बोलते हैं ना कि परफेक्ट रिव्यूअर्स नहीं मिलते हैं। तो मैचिंग पेपर्स एंड रिव्यूअर्स एट लार्ज कॉन्फ्रेंसेस, और कॉन्फ्रेंस में कैसा रहता है, डेडलाइन रहता है। जर्नल का नहीं रहता है। जर्नल में इसलिए तो लोग बोलते हैं ना, एक एक साल भी लगता है, 3-3 महीने के बाद रिव्यू आता है। क्यों आता है? क्योंकि उनको परफेक्ट रिव्यूअर्स मिलते ही नहीं है। तो कॉन्फ्रेंस केस में होता है, एंड वही उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है। एंड उसी पे उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया है AI बेस्ड। ठीक है। और ये जो है A ग्रेड का जर्नल है, जर्नल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये एब्स्ट्रैक्ट मुझे आपको दिखाना है कि कितना अच्छा एब्स्ट्रैक्ट लिखा है। ठीक है। सो पीयर रिव्यूड कॉन्फ्रेंसेस, मतलब प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम से ही हम स्टार्ट करते हैं कि वहाँ पे मेन पब्लिकेशन व्यू या वगैरह जो भी उसका बैकग्राउंड दिया है। ठीक है। देन बिकॉज ऑफ लार्ज ग्रोइंग कि ये प्रॉब्लम जनरेट क्यों हो गया है। ठीक है। एंड उसके बाद लिखा है उन्होंने, दिस पेपर एम्स, दिस पेपर इंट्रोड्यूसेस, फिर उनका मेथड, ये LCM करके उनका मेथड है, लार्ज कॉन्फ्रेंसेस मैचिंग, अ नॉवेल रियर पेयर मैचिंग अप्रोच। ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखोगे LCM हैज मेन थोड़ा सा मेथड भी एक्सप्लोर किया है। दिस पेपर ऑल्सो डिस्क्राइब्स एन इवेल्युएशन। ठीक है। तो सारी पॉइंट्स इसमें कवर होते हैं। ठीक है। ये होता है आपका A ग्रेड का जर्नल, मुझे आपका दिखाना था। ठीक है। देन यहाँ पे देखिए, अभी इंट्रोडक्शन छोटा ही है, तो ऐसा नहीं है कि डायग्राम होना ही चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया कि वो 5 पॉइंट्स है। अगर मिलता है तो आपको लिखना है। और यहाँ पे लिखिए, सबमिशंस टू प्रोमिनेंट AI कॉन्फ्रेंसेस हैव ग्रोन स्टेडीली इन रिसेंट ईयर्स। ठीक है। मतलब जो पहला लाइन होना चाहिए कि जो आपने टेक्नोलॉजी या फिर जो प्रॉब्लम लिया है, उसका रिलीवेंस टू द करंट वर्ल्ड। ठीक है। तो ये कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया, मतलब ये जो प्रॉब्लम उनका है उनके ही बारे में डायरेक्ट है कि ये क्या प्रॉब्लम आता है और कितना क्यों होता है कि मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस का रिव्यूअर्स है और पेपर्स जो हम इवेलुएट करते हैं या फिर रिव्यू करते हैं, उनके परफेक्ट रिव्यूअर्स नहीं मिलते हैं, तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया है उन्होंने। डायरेक्टली प्रॉब्लम से शुरू किया है, तो यहाँ पे AI देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका प्रॉब्लम है ना ये। और जनरल प्रॉब्लम, मैचिंग पेपर्स एंड रिव्यूअर्स एट लार्ज कॉन्फ्रेंसेस, यही प्रॉब्लम है। हम नॉर्मली टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हैं तब हमें टेक्नोलॉजी से शुरू करना है। लेकिन अगर आपका जेन्यून जनरल प्रॉब्लम है, जैसे आपका मैंने आपको एक पेपर दिया था निमोनिया प्रेडिक्शन का, तो निमोनिया से आपको शुरू करना है, व्हाई दैट निमोनिया, तो निमोनिया से कितना डेथ होता है वगैरह वगैरह। तो ये उन्होंने भी उसका बैकग्राउंड बताया कि सच में ये प्रॉब्लम है क्या, और कितना लार्ज है, कितने सबमिशंस आते हैं, कितने रिव्यूअर्स होते हैं, और कितना जल्दी उनको देना पड़ता है, उसके बारे में उन्होंने बोला है। ओके। देन वी एड्रेस दी चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, तो फिर उनका मेथड है यहाँ पे।
फिर उनका डेटा कलेक्शन वगैरह वो सब उन्होंने बताया है। एंड ये उनका मॉडल है। आपको मैं आगे का दिखाती हूँ कि यहाँ पे जो उसके पॉइंट्स है, एंड ये Q1 क्वालिटी का जर्नल है। तो स्कोरिंग मैच डायरेक्टली उन्होंने उसका मॉडल एक्सप्लेन किया है। ठीक है, यहाँ पे पूरा मॉडल ही है, उनका रिजल्ट्स है ये। ठीक है? ये अल्गोरिदम है उनका जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, एंड अब देखिए उसके ग्राफ्स है। ठीक है, ये पूरा मॉडल उनका। और ये लोगों ने बहुत बहुत अच्छा काम किया है उस पे, 1-2 साल काम किया है, क्योंकि 7 लोग थे हमने देखे उतर ऑथर्स। एंड ये कंक्लूजन, यहाँ पे कहीं पे भी एरर नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, कोई बता सकता है? करेक्ट, करेक्ट। लेकिन उन्होंने इधर पेपर लिखे हैं, ये क्या है? राइट। तो उन्होंने एक्चुअली ये प्रॉब्लम लोगों ने किया है, लेकिन लिटरेचर रिव्यू ना लिख के भी उन्होंने कंप्लीट किया, ऐसे सब इसमें नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उनका जो ये रिसर्च प्रोजेक्ट था, उन्होंने एक्चुअली ये रिसर्च एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट लिया, वही तो लिखा है उन्होंने कि ये उनको फंडिंग वगैरह मिला है। कहीं तो मुझे वो लाइन दिखा है उसका कि उनको फंडिंग मिला है, नीचे कहीं तो है शायद, वो कहीं तो है, में दिखा है मुझे। बट सी ऐसा भी पेपर होता है। एंड ओनली 35 रेफरेंसेस। सो रेफरेंसेस का कोई रिलेशन नहीं कि इतना ही होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, बट हमारा मॉडल उतना आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द सॉल्यूशन शुड बी जनरेटेड, प्रॉपर सॉल्यूशन जिसमें सच में ही कुछ एनहांसमेंट हो रही हो। और उन्होंने जो मॉडल डेवलप किया है उससे उनको फास्ट रिव्यूअर्स मिलते हैं। पूरा मैथमेटिकल मॉडल वगैरह भी है, इसलिए वो Q1 क्वालिटी का है, तो इसमें सब ये आता है, ये सब कैलकुलेशन वगैरह आता है। बट ग्राफ्स वगैरह वो सब आता ही है। ठीक है, सो पॉइंट टू टेल कि ऐसा सब इसमें नहीं है। अब वो जर्नल में अगर वैलिड है तो वैलिड है, अदरवाइज नहीं। एआई के इसमें कभी कभी नहीं लगता है हमें, जब अब जैसे कुछ किसने काम नहीं किया होगा तो वो कुछ नया ही टॉपिक लिया है। ठीक है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उसको रिलेट करना है। कहीं ना कहीं हम रिलेट जरूर करते हैं। देखिए इधर आपने देखा होगा, उसका रेफरेंसेस में दिखाती हूँ आपको। ठीक है, ये देखिए डेटा कलेक्शन वगैरह इधर 1 है 2 है। ठीक है, मतलब ये मेथड्स कहीं ना कहीं रेफर किया है, कि जो मेथड दूसरे ही प्रॉब्लम के लिए होगा वो यहाँ पे अप्लाई किया है, या फिर डेटा कलेक्शन का मेथड है। तो ऐसा जनरल रेफरेंसेस उन्होंने दिया है, नॉट टू द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसा एक पेपर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एलआर जो हमारा है 99%, लेकिन आपको एलआर लगने वाला है, क्योंकि फिलहाल आप एकदम नया प्रॉब्लम वगैरह जो है एग्जिस्ट ही नहीं होता है, या फिर उसका कुछ मटेरियल एग्जिस्ट नहीं होता है। ऐसा हम अभी फिलहाल तो नहीं करने वाले। जो जनरल प्रॉब्लम से कुछ छोटा मोटा होगा, लेकिन उससे रिलेटेड होगा और लिटरेचर होगा तो हम जरूर इंक्लूड करेंगे। तो हमारे इसमें लिटरेचर रिव्यू आना ही चाहिए, आएगा। 99% टाइम्स ही आता है। अब आपको एक और पेपर दिखाती हूँ मैं। क्लस्टरिंग का मुझे आज का मेथड है हमारा। ये एक पेपर मैंने बनवा के दिया था, तो इसमें देखिए अभी लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो देखा है, ठीक है, अब आपका यहाँ तक होना चाहिए, इन 14 वगैरह जो लाइन है ना, यहाँ तक। ये इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट करती हूँ। ठीक है, उसको फिर बाद में कैसे लेना है हम देखेंगे। ठीक है, इन 14 मतलब ये रेफरेंस नंबर है, दीज आर द ऑथर्स। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड फॉर्मल डिटर्मिनिस्टिक वगैरह ये इनका एल्गोरिथम है। देन ये सेकंड है। तो यहाँ पे एक्चुअली रेफरेंसेस अगर आप देखेंगे तो 20 रेफरेंसेस है जो वैलिड रेफरेंसेस है। ठीक है, तो इतने में ये पेपर बना है, अच्छा बना है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि इसमें क्लस्टरिंग कैसे किया है। ठीक है, ये वाला टेबल है, लास्ट टाइम हमने देखा था। ऑथर है, अभी ये ओवरव्यू वाला पेपर नहीं है इनका, डायरेक्टली अल्गोरिदम से मतलब एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन से जो उनका प्रॉब्लम है।
तो उसमें हमने लिखा है की फाइंडिंग्स या फिर की फीचर बोल सकते हैं। की फीचर देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पे दिया है कि एग्जैक्टली क्या फीचर यूज किया है एंड उनको क्या मिला है। ओके। एंड फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस मतलब रिसर्च गैप। जो हमारा एक्सेल है वही यहाँ पे थोड़ा सा पूरा हमें यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट वगैरह देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस पेपर को हमें वापस यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करना है, बट उसका शॉर्ट में देना है। जैसे ये वाला पेपर है, फर्स्ट वाला पेपर है, एल्गोरिदम का नाम कि ये पेपर में कौन सा एल्गोरिदम है, क्या फीचर है। तो उन्होंने डायनेमिक प्रोग्रामिंग कनेक्शन का एक कुछ लॉजिक यूज किया है। देन उसका फाइंडिंग क्या मिला है उनको, मतलब उनको क्या सॉल्यूशन मिला है, प्रोवाइडेड अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव ऑन डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम एंड टू एनहांसिंग इट्स अंडरस्टैंडिंग। एंड उसमें कुछ गैप है क्या। सो ये गैप हमें लिखना है कि फर्दर एप्लीकेशन, मतलब वहाँ पे जो गैप उन्होंने लिस्ट आउट किया होगा वो नहीं लिस्ट आउट किया, तो हमें वहाँ पे चेक करना होगा, बार बार पढ़ना होगा, एंड देन वी कैन फाइंड दी गैप ऑल्सो। तो कुछ पेपर में आपको फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस ये वर्ड नहीं मिलता है, लेकिन वो वर्ड कहीं ना कहीं होता है। एक मिनट। सो ये टेबल हमारा यहाँ पे एज इट इज आएगा, लेकिन उसको भी हम क्लस्टर कर सकते हैं। आई विल शो यू वन वन मोर एग्जांपल ऑफ क्लस्टरिंग। तो ये तो अब तक आपको आना चाहिए दिस वन। ठीक है। एक दो लाइन में, एक पैराग्राफ में, जितना आप कर सकते हो। कभी कभी पेपर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो हम उसको एक एक दो दो लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन पेपर कम है तो हम एक एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। कुछ इसमें आपको एक एक पैराग्राफ मिलेगा। ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो ये कैसे लाइन लिखा है। ठीक है? ये भी अभी यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। ठीक है। अब ये ऑथर का नाम है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ऑथर का नाम, और ऐसे आपको लिखना है एड्रेस्ड फंक्शन अप्रोक्सीमेशन एरर्स इन एक्टर सेंट्रिक मेथड्स एनहांसिंग स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ दिस इन्फॉर्मेंट रीइंफोर्समेंट लर्निंग टेक्निक। ये मेथड का नाम है, मेथडोलॉजी लिखना है आपको। ठीक है। आप जैसे मैनेजमेंट का पेपर होगा तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ मेथडोलॉजी होगा, या फिर उन्होंने क्या टेक्निक यूज किया है टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो जैसे इधर उन्होंने फंक्शन अप्रोक्सीमेशन एरर एक करके फील्ड है, मतलब एक पैरामीटर है जो वो एल्गोरिथम में यूज किया है इन एक्टर सेंट्रिक मेथड्स। एक्टर सेंट्रिक मेथड में उन्होंने वो पैरामीटर यूज किया है, एंड स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी ऑफ द री एनफोर्समेंट लर्निंग में टेक्निक का एनहांसमेंट किया है। सो ये ऐसा शॉर्ट में है, एकदम शॉर्ट है। इसी को आप क्या कर सकते हो, अगर पेपर कम है तो थोड़ा सा डिटेल में लिख सकते हो। आफ्टर दैट व्हाट विल डू, इसको हमें करना है क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग मतलब क्या करना है, देखो हम जब पेपर डाउनलोड करते हैं तो ऐसा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका एल्गोरिदम यहाँ पे यूज किया है एंड वो आपने डायरेक्टली रीड किया है और उसका क्या बोलते हैं रिव्यू किया है। कभी भी क्या होता है ना, अलग अलग मेथड यूज करते हैं, सब मेथड यूज करते हैं। तो जितना भी टाइप का मेथड है पहले तो आपको लिखते जाना है, सिंपली लिखते जाना है। जैसे पहले पेपर का रिव्यू है, दूसरे पेपर मैंने भी पहले यहाँ पे लिख ही गई थी मैं। देन आई फाउंड दैट कि ये जो अल्गोरिदम्स है कि ये लिखते लिखते आपको समझ में आता है कि यहाँ पे क्लस्टरिंग कैसे होगा। तो लिखा मैंने तो मुझे यहाँ पे समझ में आ गया कि कुछ अल्गोरिदम्स जो है, डिक्स्ट्रास के बहुत सारे अल्गोरिदम है और वो डिक्स्ट्रा का अल्गोरिदम सबसे बेस्ट है। ठीक है। वो पहले यूज किया है लेकिन वही अभी तक बेस्ट है। उसके बहुत सारे वर्जन्स आए, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको लिखना है। सेकंड थिंग आई फाउंड कि ये जो अल्गोरिदम्स है उसमें कुछ एआई के मेथड्स है, ये अभी आपका स्किल है। ठीक है। आपको क्या मिलता है वहाँ पे, कैसे क्लस्टरिंग करते हैं। ठीक है। तो आपको पहले वहाँ पे एआई का, मुझे यहाँ पे मिला था एआई का मेथड्स। देन फिर मुझे मिला था मशीन लर्निंग का, एंड उसके बाद मुझे मिला था डीप लर्निंग का और डायनेमिक प्रोग्रामिंग का। ऐसे चार मेथड्स मिल गए थे। तो ये करते करते फिर मैंने क्या किया, इसलिए नंबर देखिए आप आगे पीछे है कैसे, यहाँ पे बीच में 14 आ गया, क्यों ऐसे आ गया, क्योंकि वो क्लस्टरिंग किया। 14, देन ये 1, देन ये 9, ये सब क्या है, दिस ऑल दिस पेपर्स आर मैचिंग विथ वन क्राइटेरिया, मतलब इसका एक क्लस्टर बन गया वहाँ पे। ये क्लस्टर मतलब एक ग्रुप बन गया। सिमिलरली 7 है, 10 है, इनका एक क्लस्टरिंग बन गया। सो यहाँ पे मतलब ये जो लिखा है व्हीकल नेविगेशन राउटिंग, ये शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स थे, लेकिन ये जो एल्गोरिदम्स है शॉर्टेस्ट पाथ ही है, लेकिन ये व्हीकल नेविगेशन राउटिंग में यूज किया है। यहाँ पे मैंने इसलिए वो लिखा भी है। तो ये वाले जो एल्गोरिदम्स थे यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ ही फाइंड आउट किया, लेकिन थेरोटिकल मतलब मिनिमम स्पैनिंग ट्री वगैरह जो डाका कंसेप्ट होता है वो। ठीक है। देन यहाँ पे यूज किया है ऑप्टिमल व्हीकल राउटिंग के लिए यूज किया है। एक और मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये जो सारे पेपर्स है किस लिए यूज किया है,
ठीक है, ये सारे पेपर्स अभी यहाँ पे है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स इन कंटिन्यूस डोमेन, सम प्रॉब्लम इज देयर। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्या है। देन यहाँ पे भी एक आपको मिलेगा ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ऐसा आपको कोई क्लस्टर फाइंड आउट करना है और वो मिलता है। ठीक है, जब आप ढूंढने जाओगे तो उसको मिलता है। ठीक है, आपको अभी ये क्लस्टरिंग करने के बाद क्या करना है, उसका कंपैरेटिव एनालिसिस बोल सकते हैं, फिर रिजल्ट एनालिसिस में जाते हैं हम। ठीक है, और ये टेबल यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है जो हमने एक्सेल में बनाया था, लेकिन पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना है, उसके जितने कॉलम्स चाहिए उतना ही लेना है। जैसे सेकंड वाला कॉलम हमने बनाया था ऑथर का, ये लगेगा हमें क्योंकि ऑथर और रेफरेंस है, जो भी ऑथर है उनको ऑनर देना पड़ता है। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा तो भी चलता है, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे सी मोर एंड ETAL लिख सकते हैं आप। ठीक है, शॉर्ट में आपको लिखना है। देन ईयर इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तब ये गाइड ने उनके बताया था, बट ये कंपलसरी नहीं होता है। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट वन, क्योंकि जितना शॉर्ट आप दोगे उतना समझ में आएगा। जो चीज़ ऑलरेडी है LR में इतना खींचने की जरूरत नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट आवर मेथड। हमारा मेथड जितना अच्छा होगा उतना आप लिखो, कितना भी उसके पॉइंट्स लिखो, एल्गोरिदम करो, फ्लो चार्ट करो, सूडो कोड करो, कॉम्प्लेक्सिटी करो, अगर नया एल्गोरिदम है तो उसके ग्राफ्स ड्रॉ करो, हाइपोथेसिस करो, जो आपको करना है, क्योंकि वो आपका मेथड है, आपको एनी हाउ वो प्रूव करना ही है। बट LR में ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कितना भी अच्छा लिखा तो भी वो आपका काम है ही नहीं। तो उसका मतलब इतना हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, हमें बस वो ग्रास्प करना है कि उन्होंने क्या मेथड्स डेवलप किया है टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग में है स्वर्णा मैम का, तो उनका लोड बैलेंसिंग का है। तो लोड बैलेंस करने के लिए डेटा सेंटर लेवल के लोड बैलेंस करने के लिए कितना मेथड्स अब तक यूज़ किया है। तो मान लो कि ये सारे मेथड्स यूज़ किया है, तो यहाँ पे क्या टेक्निक यूज़ किया, या फिर एल्गोरिथम का नाम क्या है, और यहाँ पे क्या टेक्निक यूज़ किया है, एंड उस टेक्निक में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उस टेक्निक में प्रॉब्लम है तभी तो नया एल्गोरिथम आया है। ऐसा होगा ही नहीं कि यहाँ पे रिसर्च गैप नहीं है। एक मेथड आया है, अब 10 मेथड आ रहे हैं और भी आते रहते हैं, मतलब ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। एंड कोई भी एल्गोरिथम परफेक्ट नहीं होता है। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी मेथड परफेक्ट नहीं होता है। सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है कि उसमें क्या गैप है। कुछ ना कुछ गैप आपको मिलेगा जब आप वो पेपर स्टडी करोगे, उसका मेथोडोलॉजी स्टडी करो। उन्होंने अगर मेंशन नहीं किया है, लेकिन कंक्लूजन में या फिर फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन में कहीं ना कहीं वो मेंशन करते करना चाहिए। कुछ लोग मेंशन नहीं करते, बट अगर आप मेथोडोलॉजी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। इसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो थोड़ा सा स्टडी करने के बाद हमें पता चलता है, एंड दिस इज द रिसर्च गैप। फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन मतलब ये रिसर्च गैप होता है। सो ये रिसर्च गैप लेके, मतलब यहाँ का एक एक गैप लेके भी आप एक एक पेपर डेवलप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा पेपर था, तो मैंने डेटा साइज पे फोकस किया था, तो मैंने रिसर्च डायरेक्शन में लिखा था कि डेटा टाइप इज नॉट फोकस्ड, या फिर उसके उस पे भी हमें परफॉर्मेंस का चेक करना चाहिए। सो डेटा टाइप मिल गया। फिर सेकंड इसमें डेटा टाइप है लेकिन सब डेटा टाइप चाहिए, एनकोडिंग डिकोडिंग डेटा टाइप का देखना चाहिए। तो ये मैंने मेरे खुद इस रिसर्च फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन में इंक्लूड किया था। अकॉर्डिंगली यू कैन थिंक। और मैं इसमें 4 ही टाइप कंसिडर किए थे, तो और भी बहुत सारे टाइप हैं, तो वो कंसिडर करना चाहिए। ऐसे कहीं ना कहीं एक भी पॉइंट मिल गया तो आपको वो एज अ रिसर्च गैप में लिखना है। अब ये करने के बाद हम जाते हैं रिजल्ट एनालिसिस में। तो मैंने जो बोला था कि आपको क्लस्टर मिलते हैं, हमने ऊपर तो लिखा कि क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब ये रिजल्ट एंड एनालिसिस में आपको लिखना है मेथड्स के बारे में, नॉट द प्रॉब्लम। जैसे यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ ही था, लेकिन एक जगह पे हमने लिखा था व्हीकल राउटिंग के लिए, एक जगह पे हमने लिखा था शॉर्टेस्ट पाथ, जनरल शॉर्टेस्ट पाथ, क्योंकि पेपर्स हमें वैसे मिल गए थे। लेकिन ये पेपर्स का मेथडोलॉजी, क्योंकि हम मेथडोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज द रिव्यू पेपर। ठीक है, जब रिव्यू पेपर है तो रिजल्ट एनालिसिस में ऐसा ही आता है, जो हमने पेपर रिव्यू किया उसका रिजल्ट एनालिसिस आता है। जब हम मेथोडोलॉजी का पेपर करेंगे तब रिजल्ट एनालिसिस अलग आता है। तो यहाँ पे क्या किया था, क्लस्टरिंग, जो मैं बता रही हूँ कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच एक मिल गया। ठीक है, देन AI का एक अप्रोच मिल गया हमें। देन एक मशीन लर्निंग का है, उसके एल्गोरिथम्स मिल गए। एंड डीप लर्निंग का, सपोज किसी ने जनरेटिव AI भी यूज़ किया है, लेट जस्ट अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम के लिए जनरेटिव AI यूज़ किया है, तो वो एक मेथड आ सकता है यहाँ पे। क्वांटम कंप्यूटिंग अभी आ रहा है शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए, सब जगह पे यूज़ कर रहे हैं। तो कुछ दिनों के बाद अगर यही पेपर रिवाइज करना होगा तो एक और मेथड आएगा वहाँ पे, क्वांटम टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी से भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। सो ऐसे आपको 4 थ्रेड्स मिल गए। और ये 4 थ्रेड्स मिलने के बाद इसका सब आपको क्या करना है, वही आपका लिखा है, तो उसका अभी मेथड ओरिएंटेड लिखना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे अगर आप थोड़ा लैंग्वेज देखोगे, ये लैंग्वेज होता है लिटरेचर का। लिटरेचर का मतलब हमें वो
बोलते हैं ना कि उस ऑथर को इन शॉर्ट के ऑथर को रिव्यू करना है, उनका मेथड को रिव्यू करना है, उनका पेपर को रिव्यू करना है कि उन्होंने क्या किया है, उनका मेथड क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन क्या नहीं भी सॉल्व करता है। इन शॉर्ट ये आपको तीन चीजें लिखना है, क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, क्या सॉल्यूशन मिला है, एंड अभी यहाँ पे रिसर्च गैप क्या है। थोड़ा सा क्रिटिकली ही हमें यहाँ पे इवेलुएट करना पड़ता है, उसी को लिटरेचर रिव्यू बोलते हैं। क्रिटिकल लिटरेचर होना चाहिए। सब पॉजिटिव पॉजिटिव बोलोगे तो फिर आपके प्रॉब्लम, आपका पेपर क्यों है, आपने पेपर ही क्यों लिखा है, ऐसा होता है। हम्म, हम्म, हाँ, हम्म। फाइंड आउट कर सकते हैं मैम, क्योंकि अभी कभी कभी ना वो मेथड हमें पढ़ना पड़ता है, उनका जो मेथड है ना वो थोड़ा सा, अब जैसे सॉफ्टवेयर केस में क्या होता है ना, वो मेथड जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो तुरंत पता चलता है। तो आपके इसमें भी वो मेथड अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो कि उन्होंने क्या मेथड यूज किया है, वो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करो। आपका एक स्टूडेंट का ग्रुप होगा या फिर किसी मतलब जिन्होंने उन्होंने जो भी क्या बोलते हैं कितना पर्सन पे किया होगा, या फिर कुछ एज ग्रुप होगा वहाँ पे किया होगा, कुछ सर्वे किया होगा। तो जब आप वो इम्प्लीमेंट करोगे, इसलिए तो इम्प्लीमेंट करने को बोलते हैं ना एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम्स। ऐसे डायरेक्टली एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम स्टडी किया और नया एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट किया, ऐसा नहीं होता है। मेरे इसमें भी क्या था, एग्जिस्टिंग तीन मेथड्स मैंने फाइंड आउट किए थे जो टॉप मोस्ट थे, तो पहले इम्प्लीमेंट किए, और पता चला कि ये प्रॉब्लम में डेटा साइज ही नहीं, ये प्रॉब्लम में डेटा टाइप लिया ही नहीं है। इसमें अगर मतलब जो मेरा प्रॉब्लम था कि स्मॉल स्केल वाला जो एप्लीकेशन वो उसको डिले होता था, तो वो मैंने उसमें टेस्ट किया, उसमें डिले ही होता था, और वही फिर मेरे इसमें टेस्ट किया तो मेरे इसमें उसका डिले नहीं हो रहा था, कम हो गया था मतलब। तो ऐसे आप इम्प्लीमेंट करोगे तभी पता चलेगा। थेरोटिकली बताते नहीं है लोग, बताना चाहिए लेकिन सब लोग बताते नहीं ना। सेक्शन ये फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन में, हाँ, फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन है ना, क्योंकि उनका फिर क्या बोल सकते हैं हम कि उनकी कमतरता दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे ना कि आपका मेथड कहाँ पे फॉल्स हो गया है। जब तक पब्लिश नहीं होते तब तक बताएंगे भी नहीं। और कुछ लोग टालते ही है क्योंकि, और मतलब एक्चुअली वो देना चाहिए, क्योंकि दूसरे जो रिसर्चर्स होते हैं ना उनको इनपुट मिलता है ना कि वहाँ से आगे काम कंटिन्यू करना है, लेकिन लोग देते नहीं क्योंकि उनको उनका रिसर्च उनको ही कंटिन्यू करना होता है। ये प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए कुछ, हाँ, यस, यस, अच्छा, तो वो लेना ही नहीं है, वो लेना ही नहीं है। हमें सिर्फ जेन्युइन पेपर चाहिए। अगर आप देखोगे ना मैम, ये वाला जो पेपर मैं आपको उसको टाइटल दिखाती हूँ, आप ये सर्च करो गूगल पे, ठीक है, जीपीएस नेविगेशन सिस्टम होता है, ठीक है, मतलब हमारा गूगल मैप, ठीक है, इसमें एल्गोरिदम है, डिक्स्ट्रा एल्गोरिदम है। तो इसमें कितने एल्गोरिदम्स है, आप ये सिर्फ ये सर्च करोगे ना, आपको इसके कम से कम 1 लाख पेपर मिलेंगे। लेकिन हमें नहीं करना है ना, हमें क्या करना है, हमें जो डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक एल्गोरिदम्स है वही लेना है। ठीक है, तो वो हमारा कितना मिल गया मुझे, वो एल्गोरिदम, यूनिक एल्गोरिदम काट छाट के मुझे मिल गया 20। बढ़ा ही नहीं सकती थी, ये 20 वाला भी रेफरेंस दूसरा ही है जो हमें लगाना पड़ता था। वो गाइड का दूसरा पेपर था, उनका साइटेशन बढ़ाने के लिए हमें लगा, ये तो एक्चुअली 19 ही प्रॉब्लम मिले थे हमें, 19 रेफरेंसेस, मतलब कुछ तो हमने इंट्रोडक्शन में वगैरह यूज़ किया था। ठीक है, तो इतने कम मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि रेफरेंसेस पे तो है ही नहीं। हमें क्या चाहिए, उस प्रॉब्लम को कितने लोगों ने अलग अलग मेथड से सॉल्व किया है। अगर कुछ लोग, अब यहाँ पे जैसे कंप्यूटर साइंस में कैसा होता है ना, हाइब्रिड एल्गोरिदम होता है, मतलब दो मेथड से और उसको मिक्स किया है, मतलब आपके इसमें भी सपोज ऑगमेंटेशन के इसमें भी आपको तीन मेथड्स मिल गए, ठीक है, और आपको आपका खुद का इम्प्लीमेंट करना है, तो आप उसमें से कोई भी दो एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट करो, आपका नया बन गया। क्योंकि उन्होंने मिक्स नहीं किया है, आपने मिक्स किया है। तो छोटा सा ही है लेकिन वो भी एक कंट्रीब्यूशन ही है ना। और आप क्या डेवलप मतलब बता रहे हो कि आपका एल्गोरिथम कैसे बेटर है, आपको अच्छा सॉल्यूशन मिलना चाहिए, लेकिन तो वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सपोज आपके इसमें चार एल्गोरिथम से A B C D E, या फिर मेथड से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ए और बी आपने करके देखा कि ABCD से आपका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होता है, तो आप ए और बी पे लिखो, आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। इसने तो थॉमसन एडिसन ने 1000 एक्सपेरिमेंट किए थे मैम, और जो 1001 वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो एक्चुअल उनका कंट्रीब्यूशन था।
तो 1000 एक्सपेरिमेंट तो उनके फेल हो गए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट फेल भी होते हैं। यहाँ पे तो ऐसे ही हाइब्रिड ही पहले करते हैं, फिर मेरे भी इसमें फेल हो गए थे। फिर मैंने हाइब्रिड करके देखा पहले, और फिर मुझे समझ में आ गया कि हाइब्रिड करके से भी कुछ फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने वो पैरामीटर ही लिया नहीं है जो मुझे स्टडी करना था। उन्होंने डेटा साइज पे फोकस ही नहीं किया था, क्योंकि मेरा जो एप्लीकेशन था वो मल्टी स्केल था। स्केल का मतलब साइज होता है, और डेटा साइज अगर है मेरा एप्लीकेशन का हार्ड, तो वो तो स्टडी करना चाहिए, वो तो किया ही नहीं था। एंड वहीं पे मुझे गैप मिल गया, और वो किसी भी पेपर में नहीं था। तो जब हम प्रॉब्लम डिटेल में स्टडी करते हैं ना कहीं हमें गैप मिलती है। तो कहीं पे मैंने लिखा डेटा साइज इज नॉट फोकस्ड, कहीं पे मैंने लिखा डेटा टाइप इज नॉट फोकस्ड, तो ऐसे मैंने गैप वहाँ पे लिख देते। तो अभी मुझे वो डायग्राम दिखाना है। क्लस्टरिंग करने के बाद मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे मेथडोलॉजी आना चाहिए, नॉट द प्रॉब्लम। ऊपर क्या था, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, कि कौन से टाइप का, क्योंकि हमारा भी प्रॉब्लम आपका सब प्रॉब्लम डिवाइड कर सकते हैं ना। जैसे जैसे सुवर्णा मैम का पेपर है, तो उन्होंने लोड लोड बैलेंसिंग के एल्गोरिथम्स यूज किए। तो हो सकता है कि लोड बैलेंसिंग के एल्गोरिथम्स में जो 3 टाइप है, कि डेटा सेंटर लेवल है, देन आपका सर्वर लेवल है, और आपका वर्चुअल मशीन लेवल है। जैसे मेरा जो फोकस था वो वर्चुअल मशीन लेवल पे था। तो वो लिखने के लिए तीनों लेवल का लिख सकती है। पहला एक पैराग्राफ में उन्होंने डेटा सेंटर के कुछ लिखे, चल जाता है। से दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने सर्वर लेवल के एल्गोरिथम्स के नाम लिखे, और उसका एक एक लाइन में शॉर्ट एनालिसिस करके लिख दिया, रिव्यू लिख दिया। थर्ड पैराग्राफ में उन्होंने वर्चुअल मशीन रिलेटेड लिख दिया। लेकिन अभी उनको क्या लिखना होगा, ये मेथड्स का नाम लिखना होगा, कि इसमें से कुछ एआई रिलेटेड है क्या, कुछ डायनेमिक प्रोग्रामिंग रिलेटेड है क्या, या फिर कुछ जनरल मेथड्स है क्या। तो यहाँ पे मेथड लिखना है, ना कि प्रॉब्लम लिखना है। ठीक है, कौन से लेवल पे, वो तो हमें एलआर में हो गया। अब यहाँ पे जब हम आते हैं रिजल्ट एंड सेक्शंस, एलआर मतलब हमारा थेरोटिकल पेपर ही इसलिए बोल रही हूँ, अभी तक हमारा एक्सपेरिमेंटल पेपर नहीं है। एक्सपेरिमेंट पेपर जब आता है तो एक्सपेरिमेंटल के इसमें रिजल्ट एंड एनालिसिस में सर ग्राफ्स वगैरह सब आते हैं, उसका एनालिसिस आता है। अब ये थेरोटिकल केस में आपको मेथड्स लिखना होता है। जैसे यहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग करके एक मेथड है, ओके, मतलब अप्रोच है। तो उसके अंदर उन्होंने इतने सारे पेपर्स मिल गए मुझे, तो वो सब लिखा है। देन एआई अप्रोच है, तो उसमें मुझे इतने सारे पेपर मिल गए, तो उसका मेथड ओरिएंटेड लिखना है। अब आप यहाँ पे देखो, जेनेटिक अल्गोरिदम है, तो ये जेनेटिक अल्गोरिदम के बारे में लिखा है, नॉट दी ऑथर। यहाँ पे पेपर का नाम कहीं नहीं दिखेगा, ऑथर का नाम, ये जो ईयर वगैरह है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी मुझे मेथड ओरिएंटेड लिखना है, नॉट दी लिटरेचर ओरिएंटेड। लिटरेचर मतलब पेपर ओरिएंटेड नहीं, कि ये पेपर में क्या लिखा है, वो पेपर में क्या लिखा है, नहीं। वो आपका एलआर में हो गया। उस उधर ही लिखना है कि ये एक्स वाई जेड ऑथर है, उन्होंने क्या क्या किया था, कौन सा मेथड यूज किया, क्या प्रॉब्लम फाइंड आउट किया, अभी क्या प्रॉब्लम है। देन दूसरे पेपर है, उसमें क्या किया था, तो ऑथर और उसका कंट्रीब्यूशन, ऑथर और उसका कंट्रीब्यूशन, एंड फिर उसका रेफरेंस। ये होता है एलआर का फॉर्मेट। अब यहाँ पे एलआर नहीं है आपका, सो यहाँ पे एलआर का फॉर्मेट तो यूज करना नहीं है। एंड रिजल्ट, रिजल्ट मतलब आपको क्या पता चलता है, तो मुझे भी मालूम नहीं था पहले कि इतने सारे मेथड्स थे। तो जब मैंने एक्सप्लोर करती गई मुझे पता चल गया कि इसमें एआई रिलेटेड मेथड्स है, और पहले नहीं मालूम था। मैं एक लिस्ट आउट करती गई। ये जो वर्जन आ गया है ना मैम, ये मतलब एक हफ्ते के बाद ये वर्जन आ गया। तो ये सबसे पहले मैं लिखते गई कि ये ऊपर जो एलआर किया था, फिर 1 2 3 सब ऐसा ही था। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3। देन जब मैंने ये देखा कि इसमें वन वन जो है डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम है, बेलमन फोर्ड है, ये डायनेमिक के है। देन ये ट्रस्ट रीजन वाला है, ये एआई का है सपोज। ठीक है, देन टीएसपी वाला ये डायनेमिक का है अगेन। ठीक है, यहाँ पे अगेन ये आपका डीप लर्निंग का है। तो ये टाइप ऑफ एल्गोरिथम मुझे मिल गया। बस एक पॉइंट आपको मिल गया, आप रिजल्ट्स एंड सिलेक्शंस लिख सकते हो। आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलना चाहिए, इंसाइट इसको बोलते हैं, कि क्या हिडन है जो डायरेक्टली किसी ने नहीं बताया है। उन्होंने तो सिर्फ मेथड का नाम बताया, लेकिन मुझे मालूम है कि वो मेथड कौन से टाइप का है। और ये मिल भी जाता है, ऐसा नहीं कि ये डिफिकल्ट है, लेकिन ऑफकोर्स आपका स्टडी होना चाहिए उसमें। तो तो मुझे एक 4 क्लस्टर मिल गए। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग किया मैंने। एक आपका नाम, देन उसमें ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग रिलेटेड ही है, देखो 1 है, देन डायरेक्टली 27 आ गया, देन 29 आ गया, क्योंकि रेफरेंसेस तो हमने इंक्लूड कर लिए थे। वो बार बार चेंज करना नहीं है आपको, क्योंकि आपने एक बार रेफरेंसेस जनरेट किया, नहीं तो बार बार उसी में दिमाग जाता है। रेफरेंसेस चेंज करो और उसका सीक्वेंस चेंज करो, बस एक दो बार चेंज किया आपने इंट्रोडक्शन के टाइम पे, अभी बार बार नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका सेग्रीगेशन हो गया, या फिर क्लस्टर हो गया, ये एक क्लस्टर है। ठीक है, तो ऐसे आपको ऑगमेंटेड रियलिटी केस में भी मिलेगा कि क्या क्लस्टर है। जैसे आपका ऑगमेंटेड रियलिटी केस में आपका कस्टमर बिहेवियर है, तो कस्टमर बिहेवियर कैसे चेंज होता है, मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी से आपको यूजर एक्सपीरियंस वाला एक होगा, बिहेवियर वाला एक होगा, प्राइसिंग डिटेल्स, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग द क्या बोल सकते हैं कि क्लस्टर्स ऐसे हो सकते हैं पॉसिबल।
जब मैं वो स्टडी करूंगी तभी मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्लस्टर कैसे आते हैं। बट ऐसे, हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, देखिए मैम, आपका फोकस अभी मैनेजमेंट ओरिएंटेड है या टेक्नोलॉजी, वो आपको फिक्स करना होगा। लाइक हाँ, अभी जैसे आपका टाइटल है ना, इसलिए टाइटल हमेशा आपको अच्छा सा देना है और वो स्टिक रहना है टाइटल पे। आपका मतलब वही पेपर आप टेक्नोलॉजी के एंगल से भी लिख सकते हो, उसके दो वर्जन भी कर सकते हैं, सेम पेपर सेम रेफरेंसेस। ठीक है, एक इसमें आप क्या करो, इसलिए तो एक बार हमने किया ना, उसके दो तीन पेपर का मटेरियल हमारा बन जाता है। ठीक है, तो एक इसमें आप सिर्फ कस्टमर परसेप्शन देखो, कस्टमर रिव्यू। तो कस्टमर रिव्यू मतलब क्या है, कस्टमर रिव्यू मतलब क्या है, जैसे अभी जैसे बोल सकते कि लॉरियल पेरिस का एक ऐप था, जिससे आप ऑगमेंटेड रियलिटी, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे नया लिपस्टिक ट्राई करना है। तो मैंने मेरा फेस वहाँ पे अपलोड कर दिया और मुझे नया लिपस्टिक जो शेड है, क्योंकि ऐसे पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मुझे मेरा वाला शेड मैच करना चाहिए था। तो मेरा अभी यहाँ पे क्या है, सिर्फ व्यू नहीं है, मेरा परसेप्शन क्या हो गया, मेरा वहाँ पे ट्रायल एंड एरर मैंने क्यों किया, मुझे परचेस ही करना था। तो अलग अलग टाइप का, एक तो क्या करते हैं कुछ लोग, सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए देखते हैं, इसका कुछ टेक्नोलॉजी है क्या, ये अच्छा है वैसा है ऐसा है, इतना कुछ कर सकते हैं, राइट। दूसरा क्या हो गया था, जब मुझे घर पेंट करना था तब भी मैंने ये करके देखा था, क्योंकि मुझे परचेस ही करना था। तो इससे क्या क्या बेनिफिट मिल गया था, मतलब मुझे, कुछ लोग सिर्फ अवेयरनेस के लिए करते हैं, एक परसेप्शन मिल गया आपको। कुछ लोग क्या करते हैं, सच में सीरियसली ही उनको परचेस करना है। ठीक है। तीसरे लोग होते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, उनको प्रॉब्लम्स ही फाइंड आउट करने पड़ते हैं, ऐसा कुछ रियल होता है क्या, ये तो कुछ भी मैच किया है उन्होंने, रियल में तो ये शेड आता ही नहीं है, ऐसा कुछ है। तो ऐसे तीन परसेप्शन, क्योंकि ये परसेप्शन है ना, तो क्रिटिसिज्म एक आपका पॉइंट हो गया। और चौथा क्या है, उनको सिर्फ टेक्नोलॉजी अपडेट्स चाहिए, उनको ना अवेयरनेस तो उनको ऑलरेडी होता है, उनको परचेस नहीं करना है। ठीक है, और उनको कुछ क्रिटिसाइज भी नहीं करना, लेकिन मतलब रहता है ना एक लर्निंग एटीट्यूड। तो ये फोर्थ आपको परसेप्शन मिल गया, कुछ हमारे बिहेवियर से, मतलब हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उससे भी आपको मिलता है। तो ये चीज़ें आपको कहाँ से मिलती है, इंटरव्यू से। तो इंटरव्यू में जब आप पूछोगे ना, तब आपको पता चलेगी कि टाइप ऑफ परसेप्शन क्या है। जैसे तो फिर उसको बाद में आप क्या कर सकते हो, ये सब परसेप्शन, अभी चार तो मैंने बताया, और भी बहुत सारे मिलेंगे। तो ये चारों आप टेबल में लिखोगे, फिर उसका सेग्रीगेशन कैसे करोगे, कुछ लोग न्यूट्रल है, ठीक है, कुछ लोग पॉजिटिव है, मतलब उनको चाहिए, और हाँ, और कुछ लोग मतलब पॉजिटिव है, मतलब उनको अच्छा लगा है, और वो प्रॉब्लम भी बता रहे हैं, क्योंकि उनको और बेटर उनको वर्जन चाहिए उनका एप्स का। तीसरा होता है न्यूट्रल, पॉजिटिव निगेटिव एंड न्यूट्रल। ऐसे भी आप दिखा सकते हैं कि पॉजिटिव परसेप्शन कैसा है, नेगेटिव परसेप्शन कैसा है, और न्यूट्रल कैसा है। नेगेटिव परसेप्शन क्यों है, तो उसके रूट कॉज फाइंड आउट करने हैं। तो हो गया आपका चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, चैलेंजेस एंड एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस। एंड उधर ही आप चैलेंजेस है, मतलब ही वो आपका रिसर्च गैप होता है या फिर फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन से, उससे आपको आगे पॉइंट करना है। लेकिन यहाँ पे आपके तीन अप्रोचेस आ सकते हैं। तो एक तो परसेप्शन वाला, मतलब मैंने बताया परसेप्शन के हिसाब से एलआर लिखना है, बस आपको चार पैराग्राफ्स। लेकिन यहाँ पे आपका क्या आएगा, मुझे सिर्फ यूजर इंटरफेस देखना है, ठीक है, ट्रायल करके देखना है, मुझे मेरा फेस डालना है, और मतलब अवेयरनेस। ठीक है। बी पॉइंट का क्या आएगा आपका, जिसमें मुझे सच में परचेस ही करना है, सीरियस जो कस्टमर्स होते हैं, परसेप्शन आएगा, उसके रिलेटेड आपको लिखना है। लेकिन आपको यहाँ पे एलआर नहीं लिखना है, आपको वो मेथड्स लिखना है, वो परसेप्शन के बारे में। ठीक है, एलआर और परसेप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में हमने कैसे लिखा था, एक्सप्लेन कर रहे थे ना हम, ऐसे वापस आपको एक्सप्लेन करना है। एलआर में आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, एलआर में आपको उनका काम बताना है बस, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने क्या किया नहीं। अब वो उन्होंने क्या जो काम किया है ना, वो मुझे एक्सप्लेन करो। जैसे यहाँ पे डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ये जो फर्स्ट वाला ऑथर रहेगा, क्या किया है उसने डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम में, तो मुझे मैंने यहाँ पे लिखा, इट कैन बी अडेप्टेड फॉर मल्टीपल डेस्टिनेशन बाय रनिंग एल्गोरिथम फॉर ईच डेस्टिनेशन एंड सिलेक्टिंग द ऑप्टिमल रूट। मतलब हर एक डेस्टिनेशन देखे वो ऑप्टिमल रूट सिलेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको लिखना है। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन ही करना है, लेकिन एक्सप्लेन करना है मतलब सिखा नहीं है आपको, शॉर्ट में लिखना है। पूरा एक दो पैराग्राफ नहीं लिखना है, वी आर नॉट टीचिंग टू स्टूडेंट्स। तो दैट इज वगैरह वगैरह वर्ड नहीं चाहिए। थोड़ा सा इट कैन बी वगैरह, ऐसे थर्ड टेंस वाला रहता है ना, ऐसे बहुत जगह पे मिलेगा आपको, या तो प्रेजेंट टेंस या फिर थर्ड टेंस, क्योंकि ये अल्गोरिथम हो चुका है ना, जैसे ये दूसरा अल्गोरिथम ना बहुत पुराना है, 1973 वगैरह है। तो यहाँ पे इट कैन बी अडेप्टेड, मतलब ये पुराना ही है। तो अब ये जैसे बाकी का नया है, तो यहाँ पे दिस अल्गोरिथम इज,
एकदम 24 वाला पेपर आपने लिया है उसका कुछ मेथड बोल रहे तो दिस एल्गोरिथम इज डेवलप्ड ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन ज्यादातर इसमें पास्ट टेंस ही आता है। सेकंडली मैंने कुछ इसमें देखा है, आपके इसमें भी था, ही और शी नहीं लिखना है, कभी नहीं आना चाहिए। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, ये वर्ड भी नहीं आना चाहिए पूरे रिसर्च पेपर में स्टार्ट टू एंड। ओके, वी हैड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट नहीं आना चाहिए, द एक्सपेरिमेंट हैज कंडक्टेड ऐसे आप लोग के थर्ड टेंस में आना चाहिए, हमारा नाम नहीं लिखते हैं कभी भी। ठीक है, वो एक आपको चीज याद रखनी है। तो ये हो गया आपका क्लस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऐसे सारे मेथड्स बताने। तो एआई अप्रोच में भी क्या करना है आपको, ये तो एआई का अप्रोच है अलग अलग, लेकिन एआई अप्रोच क्या है ये आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताना है कि वेरियस एआई एल्गोरिथम्स हैव बीन एक्सप्लोर्ड। ओके, तो और क्या किया है वो एल्गोरिथम्स में, ऑप्टिमाइज द रूट्स एंड रूट्स टू मल्टीपल डेस्टिनेशन, जो आपका प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड है। ठीक है, सेकंडली अब ये मुझे क्या करना है, इसका माइंड मैप क्रिएट करना है। टेबल तो हमने ऊपर दिया है, क्योंकि वो टेबल आपका 1 2 3 4 था इसलिए वो दिया, वैसे टेबल आप कहीं पे भी लिख सकते हो। ऐसे चार मैंने क्लस्टर क्रिएट किए थे, सब क्लस्टर भी है उसमें। ये हो गया आपका माइंड मैप। अब ये माइंड मैप आप थोड़ा देखो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये एक टूल, ऑनलाइन टूल ही मैंने यूज किया है, उसमें ये डायग्राम ड्रॉ किया है। ड्रॉ डॉट आई में नहीं किया है, दूसरा टूल है, उसमें भी अच्छे डायग्राम्स बनते हैं। ओके, तो ये डायग्राम देखो थोड़ा सा अलग है स्ट्रक्चर। ओके, तो बीच में सर्कल ही होना चाहिए ऐसा नहीं, मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था। तो मुझे चार क्लस्टर मिल गए थे, तो ये आपका टाइटल है कि एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिश्ड अप्रोचेस, मतलब एग्जिस्टिंग मेथड। आपको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है बस, लेकिन बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं करना है, स्टैंडर्ड वर्ड्स यूज करना है। तो अप्रोचेस फॉर मल्टीपल डेस्टिनेशन, क्योंकि उनका जो प्रॉब्लम था वो मल्टीपल डेस्टिनेशन वाला था। तो उनको मुझे चार उसके सेग्रीगेशंस मिल गए थे, फिर चार क्लस्टर मिल गए थे। एक था आपका एआई वाला, एक था एमएल वाला, एक डीप लर्निंग, एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग। फिर मैंने क्या किया, ये सब यहाँ पे एक्सप्लोर किया। ठीक है, तो मशीन लर्निंग में कुछ पेपर मिले थे जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको पेपर्स डालने। जेनेटिक एल्गोरिदम देखिए, मुझे जेनेटिक एल्गोरिदम का रेफरेंस कहाँ कहाँ पे मिल गया, 6 है, 8 है, 9 है, 10, 23, 24। तो जैसे आपने ये सेग्रीगेट करते तो हमारा रेफरेंसेस आगे पीछे हो ही जाता है, लेकिन वो भी हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ऐसे मैंने चार अप्रोचेस दिए एंड दिए, आपका डायग्राम बन गया। सो ऐसा डायग्राम अगर नहीं बनाओगे तो कौन आपका पेपर रिजेक्ट करेगा, इतना तुरंत पता चलता है कि आपने रिसर्च किया है, कहीं से भी सिंपल कॉपी पेस्ट नहीं किया है, क्योंकि ये डायग्राम आपका खुद का होगा, यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, बट यहाँ पे रेफरेंस दिया नहीं है, दैट मीन्स इटसेल्फ कि ये आपका ही डायग्राम है, मतलब रिसर्चर ने ही कंपाइल किया है डायग्राम। तो ऐसा आपको सेग्रीगेशन बनाना है। समझ में आ रहा है ये डायग्राम, तो यहाँ पे आपका रेफरेंसेस है, ब्रैकेट में दिख रहा है आपको। यस, तो ऐसा वाला डायग्राम यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। तो ये डायग्राम अभी मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा टूल है। बहुत सारे टूल है, ऑनलाइन ड्राइंग टूल्स करके अगर आपने गूगल पे सर्च किया ना तो मिल जाएंगे। व्हाट आई वांट इज कि आपको वो पेपर लिखने आना चाहिए। फिर ड्राइंग ड्राइंग के बहुत सारे टूल्स है, लिटरेचर पेपर के बहुत सारे टूल्स है, रिजल्ट एंड सेक्शन कैसे चैट जीपीटी से लिखना है, उसका प्लैग रिमूव कैसे करना है। एआई के टूल्स तो है, जो एआई टूल्स से हम करेंगे ना, 2 दिन में आपका पेपर रेडी हो जाएगा विथ कोड। कोड भी आप लिख सकते हो, उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है, वो भी एक मशीन है, चैट जीपीटी भी एक मशीन है, तो वो सिर्फ इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके सो उसका मिलता जुलता कंटेंट हमें देता है। सो ये एज सच ऐसा कंपलसरी नया इनोवेटिव नहीं देता है, लेकिन हम उसमें से इनोवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ये पहले जो उसका स्ट्रक्चर है या फिर प्रोसेस है रिसर्च पेपर का, वो मालूम होना चाहिए। एक बार वो फॉर्मेट आपके दिमाग में बैठ गया ना, तो फिर आप एआई को, जैसे हमने देखा है कि एब्स्ट्रैक्ट भी हम उधर से जनरेट करते हैं, थोड़ा सा मैनुअल लिखते हैं, फिर उसका इंग्लिश करेक्ट करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा उधर से लिया तो फिर होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। जैसे माइंड मैप भी यहाँ पे ड्रॉ होता है, चैट जीपीटी में माइंड मैप ड्रॉ होता है, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आप डायग्राम देखते हो ना, ये बहुत ही मतलब टाइम लगा के मैंने ये किया है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये डायग्राम कैसे ड्रॉ करें, ये कैसे मतलब उसको दिखाए। टाइम लगता है, माइंड मैप को टाइम लगता है, रोज थोड़ा 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 आपको इनपुट देना पड़ता है। फिर मैंने 1 हफ्ता लगा मुझे ये डायग्राम, मतलब ये सोचने के लिए कि कैसा डायग्राम होगा, कैसे मैं उसको डिवाइड करूँ, क्योंकि पहले तो मुझे मालूम ही नहीं थी कि इतने सारे हैं। मैं तो लिखते गई, फिर एक एक रिव्यू किया। फिर वो मेरा कंप्लीट 3 बार एलआर चेंज हो गया, एंड 3 बार मेरा रिजल्ट एंड सेक्शन चेंज हो गया, क्योंकि पहले तो मैंने एलआर एज इट इज लिखा था, और रिजल्ट एंड सेक्शन में डायरेक्टली मेथड के नाम लिखे थे, क्योंकि मेथड ओरिएंटेड होना चाहिए वहाँ पे। रिजल्ट एंड सेक्शन में हमेशा आप याद रखिए मेथड्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेथड्स है।
और ये रिजल्ट का माइंड मैप है। एलआर का माइंड मैप मतलब क्या आएगा, अगर पेपर कम है तो आपके फिर वो ऑथर्स का नाम आता है जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होता है। आपको या तो प्रॉब्लम्स, अगर प्रॉब्लम्स वाला पेपर है तो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करना है। तो ये मेथड है, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस है। जैसे चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस, या फिर हम बोल सकते हैं चैलेंजेस इन क्वांटम एआई। क्वांटम एआई अभी नया टेक्नोलॉजी है और मैंने उसके सिर्फ प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करूँ, तो मुझे इसमें मेथड्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो मेरा ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है, इधर आएगा चैलेंजेस इन क्वांटम एआई। तो फिर फर्स्ट चैलेंज क्या है, मतलब फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट इशू क्या है, तो एरो करके मैं इधर इधर मेरा फर्स्ट इशू आएगा, सेकंड इशू आएगा, थर्ड इशू आएगा, फोर्थ इशू आएगा, फिफ्थ इशू आएगा। वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही। तो फर्स्ट इशू में वापस अब सब इश्यूज मिल गए आपको, तो वो अगेन 1 2 3 4 उसका कनेक्शन आएगा। सेकंड इशू में भी हमारा 1 2 3 4 आएगा, अगर कुछ सब पार्ट्स उसके मिलते हैं, और फिर उसका रेफरेंस देना है। इन दिस वे, मतलब वो आपको डायग्राम कंप्लीट करना है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए एलआर कंप्लीट होना चाहिए। एलआर जब आपका कंप्लीट होगा, डेफिनेटली एक एक पेपर लेके मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उसको क्लस्टरिंग में कन्वर्ट करना है। इसलिए एलआर आपका परफेक्ट होना चाहिए। एलआर परफेक्ट इन द सेंस एलआर जनरेट होना चाहिए। परफेक्ट तो हम रोज थोड़ा 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 इनपुट देके परफेक्ट बनाते हैं उसको। एक दिन में परफेक्ट नहीं होगा डेफिनेटली, लेकिन जैसा आता है वैसा। आपको अगर लगता है कि नहीं ये लाइन मेरा एलआर रिलेटेड है, वो कॉपी पेस्ट किया तो कॉपी पेस्ट करो। आई विल चेंज। ओके, मैं उसको चेंज करके बताऊंगी, क्योंकि एक एक लेके मुझे बताना ही पड़ेगा। ये तो जनरल मैं बता रही हूँ आपको। समझ में आ रहा है आपको कि मल्टीपल सॉरी माइंड मैप और सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करना है? ठीक है, ये एक आपका माइंड मैप है। ऐसे माइंड मैप आपको ड्रॉ करना है। अब ये माइंड मैप मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी इसमें ड्रॉ किया है। ल्यूसिड चार्ट, चार्ट करके एक है, ल्यूसिड चार्ट। बहुत ऑनलाइन टूल्स है, मुझे तो कभी कभी याद भी नहीं रहता है, तो मैं डायरेक्टली ऑनलाइन सर्च करती हूँ। एआई टूल फॉर ड्राइंग द ग्राफ, एआई टूल फॉर, अब जैसे मैंने एक थीसिस बनवा के दिया था, इलेक्ट्रॉनिक्स का था। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करे। एक तो मुझे वो सिंबल्स भी मालूम नहीं थे, तो मैंने सिंपली गूगल में डाल दिया एआई बेस्ड सर्किट डायग्राम ड्राइंग टूल। ठीक है, और मुझे 2 3 मिल गए, तो मैंने ट्रायल एंड एरर किया। पहले मुझे आधा घंटा लगा वो ट्रायल एंड एरर करने के लिए, फिर डायग्राम जीपीटी करके एक मुझे मिल गया। तो वहाँ पे मैंने ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ किए थे, क्योंकि वो तो मेरा टॉपिक है ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स का तो मुझे मालूम नहीं था। तो आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे मिलेंगे। और जैसे आप नाम पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने इसमें काम किया है। तो मैंने ड्रॉ डॉट आईओ में काम किया है, लूसिड चार्ट में किया है, डायग्राम जीपीटी मैंने आपको बताया। और भी बहुत सारे टूल्स है डायग्राम जनरेट करने के लिए। माइंड मैप के भी है। जैसे यहाँ पे आप सर्च करोगे कि ऑनलाइन, आपको इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं, इंस्टॉल्ड वाले भी है। ऑनलाइन माइंड मैप मेकर, इससे भी आपको मिलेगा। आपको थोड़ा वो साइन इन करना पड़ता है आजकल, सब जगह पे साइन इन करते हैं, लो लेते हैं लोग। तो यहाँ से भी है। ई ड्राइंग करके मैंने एक डाउनलोड ही करके किया था कुछ दिन पहले, 1 साल पहले। तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो, देखो यहाँ पे भी है कुछ। ठीक है, साइन में साइन इन करना पड़ता है आजकल सबके लिए, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है, बट यू कैन ड्रॉ। ओके, तो बहुत अच्छे अच्छे टूल्स है। आपको जो अच्छा टूल लगे वो करो। सबसे बेस्ट कुछ नहीं लर्न करना है तो पावर पॉइंट में भी कर सकते, सीट चार्ट वाला है। तो इधर ऐसे ये जो दिख रहा है आपको डायग्राम, एरो हेड है, थोड़ा सा अच्छा वाला एरो हेड यहाँ जनरेट होता है। बाकी का थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, तो थोड़ा सा कर्वी वगैरह एरोज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो वो मेरे इसमें जो यूज किया है मैंने। तो ये लिस्टेड चार्ट्स है, ड्रॉ डाटा आयो है, माइंड मैप है, बस उसके सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं अगर आपको इंस्टॉल करना है तो। बट डोंट इंस्टॉल, क्योंकि फिर अननेसेसरी वो मेमोरी वगैरह जाएगा। ऑनलाइन वाला यूज़ करो जब आपका, लेकिन वो साइन इन करो कंपलसरी, क्योंकि वो डायग्राम आप एडिट भी कर सकते हो। हाँ, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते हैं। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके ही डाल दिया है, पीएनजी वगैरह डाल दिया है, लेकिन अगर सपोज ये गाइड ने बोला है कि नहीं नहीं डायनेमिक प्रोग्रामिंग में तो आपका एक एक और पेपर है, वो तो आपने इंक्लूड किया नहीं है, क्योंकि ये सर्चिंग पे रहता है और अलग अलग डेटाबेस पे रहता है। हमने गूगल स्कॉलर से सर्च किया, इतना ही मिल गया। उन्होंने स्कोपस पे सर्च किया, रिसर्च गेट पे सर्च किया, उनको एक और मिल सकता है। सो वो बोल सकते हैं कि एक और ऐड करो, तो फिर इमेज में तो ऐड नहीं कर सकते, इसलिए आप वहाँ पे साइन इन करके ही करो, सो दैट यू कैन मेक द चेंजेस इन दैट। या फिर पावर पॉइंट रहेगी हमारा, पावर पॉइंट किया तो पावर पॉइंट का फाइल सेपरेट करो एंड देन सेव एज करते जाओ हमेशा। और जब यहाँ पे रिसर्च पेपर में अपडेटेड वर्जन डालोगे तब। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट। अदरवाइज मतलब आपको क्योंकि ये डायग्राम फिक्स नहीं होता है एक दिन में, एक दिन में फिक्स होता है ऐसा माइंड मैप का कंसेप्ट ही नहीं है। माइंड मैप का कंसेप्ट ही क्या है,
आपको एक सेंट्रल पॉइंट से शुरू करना है, एक एक कनेक्टर ऐड करते जाना है, एक एक कनेक्टर को ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। फिर आपको एक क्लस्टर मिलेगा, फिर दूसरा क्लस्टर मिलेगा, तीसरा क्लस्टर मिलेगा। वो क्लस्टर आपका चेंज भी हो सकता है, फिर सब क्लस्टर मिलता है। ये प्रोसेस अनडिफाइंड है, ये प्रोसेस अनडिफाइंड है। यहाँ पे हायरार्किकल वे से भी कर सकते हो, यहाँ पे सेंट्रल पॉइंट लेके भी मैंने किया है। एनी मेथड यू कैन अप्लाई, बट यू हैव टू कंप्लीट द डायग्राम। लेकिन बनता ही है। आपको जहाँ पे आपको इनिशियली लगेगा कि कैसे मैं ड्रॉ करूँ अभी मेरी इसका, आपको कुछ तो क्लू मिला होगा वहां से। वो आपको लिखना है, जैसे पेपर का टाइटल है आपका, शॉर्ट में आपको लिखो। और पहला मेथड मिल गया, उसका एक कनेक्टर लगाओ। दूसरा मेथड मिल गया, उसका कनेक्टर लगाओ। कुछ नहीं होता है। देखो, 4-5 ही टाइप के पेपर्स है। या तो आपका प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, ओवरव्यू वाला है, ये तो मैंने बता दिया। ओवरव्यू वाले किस में भी आप माइंड मैप ड्रॉ करते हो, वो तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही बताया था। लेकिन जो मेन पेपर होते हैं वो था प्रॉब्लम देन सॉल्यूशन। या तो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन होगा या तो नया सॉल्यूशन होगा। दिस पेपर इज फॉर एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन ही तो मैंने लिखा है। उनका क्लस्टर मिल गया, और मिलता ही है क्लस्टर। अगर उसमें काम हो गया है तो डेफिनेटली उसका क्लस्टर मिलता है। ओके, समझ में आ रहा है? तो ऐसे आपको एलआर कंप्लीट करना है। तो एलआर का जो आगे का पार्ट है ना, रिजल्ट एंड सेक्शन, इस पे अभी हमें काम करना है स्लोली। ओके, जो क्लस्टर मिलते जाएंगे ना आपको, वो क्लस्टर यहाँ पे आप नोट डाउन करते जाओ। फिर उसको कैसे लिखना है वो हम देखेंगे ही, लेकिन वो क्लस्टर जैसे डायनेमिक मेथड मिल गया, उसका टाइप क्या है, उसका क्लस्टर क्या है, उसका टाइप मतलब उसका क्लस्टर क्या है, उसका ग्रुप ग्रुप क्या है। जैसे ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच, ये वर्ड, ये वन जो पेपर है, ये वन वाला, ये ऑथर ने कहीं यूज नहीं किया है। उन्होंने डिजिटल एल्गोरिथम बोला है खाली। लेकिन मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया था, तो मुझे मालूम था कि ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो मेथड है, या फिर डाका मेथड है, वही इसको बोलते हैं। एआई वाले जो पेपर है वहाँ पे कहीं यूजिंग एआई ऐसा वर्ड कभी कभी यूज नहीं करते, लेकिन मेथड के नाम लिखते हैं। मल्टी ऑब्जेक्टिव जेनेटिक एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन। बट मुझे मालूम थे ये एआई के एल्गोरिथम है, तो मैंने उसका एक क्लस्टर बना दिया उसका। तो कुछ मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स क्या होते हैं वो भी मुझे मालूम था, इसलिए मैंने सेकंड क्लस्टर बनाया मशीन लर्निंग का। ये यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का नॉलेज लगता है, इसलिए पहला ओवरव्यू का पेपर करते हैं हम। ओवरव्यू का पेपर किया तो तुरंत हम ये प्रॉब्लम्स वाला, एग्जिस्टिंग मेथड्स वाला, न्यू मेथड्स वाला, क्योंकि न्यू मेथड्स में यही रहता है, लेना है। और बस इसमें से थोड़ा सा कट छट करके हमें आगे का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। समझ में आ रहा है? रिजल्ट एंड एनालिसिस का फर्स्ट पार्ट। अभी इसमें कुछ डाउट है तो मुझे बताइए, क्योंकि अभी पेपर तो आपको 1 हफ्ता लगेगा ये सब करने के लिए, रोज थोड़ा 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 इनपुट देके complete करना। हाँ हाँ। हाँ, नहीं नहीं, इंट्रोडक्शन में रखा तो भी चलता है ना। इंट्रोडक्शन हटा हटा क्यों देते हैं आप? इंट्रोडक्शन क्या है, वो सामने वाले को समझने के लिए कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहे हो वहाँ पे, वो रखने दो। और उसको रेफर करो ना बार बार। आप 10 बार भी रेफर किया तो चलता है। उल्टा वो जब हम 10 बार रेफर करते हैं ना अलग अलग सेक्शन में, वो ऑथर का इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ता है। इम्पैक्ट फैक्टर ऐसे ही तो कैलकुलेट होता है ना। एक बार रेफर करने से इम्पैक्ट फैक्टर नहीं बढ़ता है। मतलब वो पेपर इतना अच्छा है कि आप उसको इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी यूज कर रहे हो, रिजल्ट के टाइम पे भी यूज कर रहे हो, एलआर के टाइम पे भी यूज कर रहे हो। सो इंटर्न वो ऑथर का साइटेशन तो एक ही बार बढ़ेगा, लेकिन वो जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ता है। हाँ, तो वो उनका जहाँ पे भी एप्लीकेबल है वो लिखना है। लेकिन सिर्फ हम कंक्लूजन में उसको रेफर नहीं करते, क्योंकि कंक्लूजन मतलब हमारे पेपर का कंक्लूजन होता है। फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन में आप यूज कर सकते हो, लेकिन समरी में, समरी तो होता नहीं है, लेकिन बाकी सब जगह पे आप यूज कर सकते हो। जैसे ये रिजल्ट एंड एनालिसिस है, इसमें एज सच मेरा कोई मेथड है ही नहीं ना, इसलिए यहाँ पे तो रेफर हो गया ना। वन तो ऊपर रेफर हो गया, देखो यहाँ पे भी वन रेफर हो गया, यहाँ पे भी वन रेफर हो गया। 10 बार ये वन रेफर हो गया, क्योंकि वो है ही इतना इंपॉर्टेंट। जैसे एक डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, बेस एल्गोरिथम था, उसको इन्होंने कंटिन्यू किया। तो इसमें उन्होंने डिक्स्ट्रा और कंस्टेंट डिक्स्ट्रा ऐसे दोनों एल्गोरिथम यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। सो दोनों लिखा है मैंने, दोनों जगह पे उसका रेफरेंस दिया है। ठीक है, सो ऐसा चलता है। सो बट एलआर जितना आपका परफेक्ट बनते जाएगा ना, तभी रिजल्ट एंड सेक्शन बनेगा, तभी डिस्कशन एंड जो आगे का पार्ट है डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन, वो बनेगा। डिस्कशन एंड इंटरप्रिटेशन इसके लिए एज सच एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि आपका ये एलआर का पेपर है। लेकिन जब एलआर का नहीं होता है तब आता है डिस्कशन एंड। इसमें हम यही देते हैं चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। क्या क्या चैलेंजेस आपको मिले, मतलब ये जैसे इन्होंने ये वाला पेपर है, ये पेपर है, इसमें चैलेंजेस ये था और उन्होंने ये सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, क्योंकि मेरा टाइटल वो है, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। ठीक है,
आपका जो टाइटल होगा वो आपने सिर्फ चैलेंजेस लिखा है तो आपको चैलेंजेस ही लिखने की जरूरत है। आपका सिर्फ सॉल्यूशंस एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है तो किस बात का सॉल्यूशन है, लेकिन चैलेंजेस लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट चैलेंज थोड़ा सा लिखो एंड सॉल्यूशन एक्सप्लोर करो। आपका जो टाइटल होगा ना उसके हिसाब से आपको लिखना है, आपको ये पेपर से एक्सपेक्टेड क्या है। जैसे ये वाला पेपर करते हैं ना एग्जिस्टिंग मेथड, वो उसका मेन एम रहता है टू फाइंड द रिसर्च गैप, इसलिए चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन लिखा है। ऐसा है। सबको समझ में आ रहा है क्या करना है अभी आगे? क्लस्टरिंग। हाँ, तो ऐसा आप क्लस्टरिंग करके मतलब जैसा जैसा होता है ऐसे क्लस्टर बनाते जाइए आप। ठीक है। और क्लस्टरिंग नहीं समझ में आता है ना, चैट जीपीटी भी आप डाल सकते हो, आपको जितना मेथड मिला है ना मेथड के नाम वो डाल दो वहाँ पे एंड उसका क्लस्टर बनाने को बोलो, वो खुद का दिमाग लगा के भी थोड़ा सा बना के देता है। आपको दिक्कत है यहाँ पे, जस्ट टू अंडरस्टैंड। चैट जीपीटी अभी मैं इतना ज़्यादा क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा चैट जीपीटी पे डिपेंड नहीं रहना है, नहीं तो फ्लैग आता है। जितना आप खुद करोगे ना उतना आपका पेपर का फ्लैग कम आएगा, इसलिए जब ज़रूरत पड़े तब आप देख लो, बट जितना हो सके उतना टाल दो। कंटेंट तो उसमें मिलता है लेकिन बहुत फ्लैग आता है उसमें, 100% फ्लैग भी आता है बहुत बार, फिर वो वापस उतना काम करना पड़ता है। चैट जीपीटी का तो मैं अभी नहीं बता रही आपको, चैट जीपीटी में मैं बाद में ही बताऊंगी। आप पहले मैनुअली एक पेपर मुझे ऐसा चाहिए कि आप मैनुअली ही करो विदाउट टेकिंग एनी एनी हेल्प फ्रॉम चैट जीपीटी। आपका इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगा, आपका राइटिंग स्टाइल भी इम्प्रूव हो जाएगा, आपका टेक्निकल नॉलेज भी इम्प्रूव हो जाएगा एंड रिसर्च स्किल्स भी आपका इम्प्रूव हो जाएगा अगर आप मैनुअली करोगे। जितना मैनुअली करो, अभी मेरा ज़्यादा पेपर नहीं हुआ है, पीएचडी के टाइम पे 3 पेपर हो गया, और फिर उसके पहले मैंने लेकिन पीएचडी के टेन्योर में ही मैंने ना 15 पेपर्स किए थे, क्योंकि सर तो हमारा प्रॉब्लम ओरिएंटेड ज़्यादा पब्लिश करने नहीं देते थे। लेकिन जैसे ही मुझे एक एक टेक्निक मालूम होते गया मैं दूसरे टाइटल लेके उसको पेपर पब्लिश करती गई। तो एक एक टाइटल मिल गया ना आपको तो उससे आप आराम से 3-4 पेपर बना सकते हो। पब्लिश करो, कहीं पे भी पब्लिश करो, कॉन्फ्रेंस में करो, कहीं पे भी करो, पहले काउंट आपका बढ़ाना है। क्वांटिटी बढ़ा तो पहले, उसके बाद क्वालिटी अपने आप धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। डायरेक्टली क्वालिटी नहीं बढ़ेगी, हम पेपर बहुत अच्छा लिखेंगे फिर हमारा स्कोपस में Q1 ही आएगा, इतना अच्छा पेपर लिखेंगे तो इसके लिए तो 3 साल लगेंगे रात दिन मेहनत करके। लेकिन उसके लिए आपको पेपर पब्लिश करके देखना तो पड़ेगा आप कहाँ पे रॉन्ग हो, इसलिए पेपर बना दो, सबमिट करो, उसका फ्लैग निकालो, लेकिन ये जस्ट स्टेप्स आपको यूज करना है एंड फिर पब्लिश करो तो धीरे 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 आपका बढ़ेगा। ऐसा है, ठीक है। लेकिन कंप्लीट करो, आप थोड़ा सा टाइम देके कंप्लीट करो, नहीं तो फिर होगा नहीं। ठीक है, चलेगा। तो इसका रिकॉर्डिंग तो मैं भेजूंगी, सो स्टार्ट वर्किंग ऑन नेक्स्ट पार्ट ऑफ एलआर। ठीक है। एंड अभी कल 5 आई थिंक सबका पेपर हो गया है, तो 10-15 तो भी मिनिमम होना चाहिए अभी आपका परसों तक। 10-15 आप थोड़ा सा टारगेट लगा के करो, हो जाएगा। ओके। आज अभी तो लेट हो गया लेकिन कल थोड़ा कॉलेज से जल्दी आ गई तो अभी कल का टारगेट आप क्या रखो, 10 पेपर करना है तब जाके 5 होगा, पहले 5 का टारगेट मत रखो आप। 10 पेपर मुझे करना है मतलब करना है, ऐसे टारगेट रखो सो दैट यू कैन कंप्लीट मिनिमम 5। तो 10 पेपर और करोगे, रोज 10 करोगे ना, तो 3-4 दिनों में आराम से आपका एलआर कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक एलआर, फिर उसका क्लस्टरिंग बाद में कर सकते हैं, लेकिन बेसिक एलआर हाथ में नहीं है तब तक हम आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, चलो। देवेनी कर रहा कंप्लीट थोड़ा सा। हाँ, ठीक है, चलो मिलते हैं अभी परसों। ठीक है। हाँ, हाँ मैम। हाँ, कर रखी। हो, तसंच करायचं आहे ते, एक एक एक्सप्लोर करत तुम्हाला म्हटलं ना, थोडंसं गुगल पण करायला लागतं, लिस्ट ऑफ आता जसं सुवर्णा मॅडमला पण करायला लागेल तर ते लिस्ट ऑफ लोड बॅलन्सिंग अल्गोदम्स चॅट जीपीटीवरनं काढू शकतात, नुसतं लिस्ट लिस्ट काढत जातात, माझे तर चॅट जीपीटीच सारू होईना, थांबा मी एकदा दाखवतेच, म्हणजे तुम्हाला क्लस्टरिंगची थोडीशी आयडिया येईल. ठीक आहे. जो तुमचा टॉपिक आहे ना त्याचे मेथड्स आपल्याला काढायचे. सो डिटेल्स. ओके, इधर मैं जाती हूँ.
चॅट जीपीटीच्या ऐवजी कधी कधी जेमिनी पण वापरा, तुम्हाला वेगळं कंटेंट मिळेल. मायक्रोसॉफ्ट वापरा, को पायलट जो आहे, मेटाचा आलेला आहे AI, कोणती वापरा. असं नाही की चॅट जीपीटी, आणि सगळ्याला 100% येतो AI प्लॅन. त्यामुळे असं नाहीये की लोक चॅट जीपीटी वापरतात आपण दुसरा वापरला म्हणजे येणार नाही, असं काहीच नाहीये. फक्त काय घ्यायचं ते बघा, तुम्ही ऍज इट इज कंटेंट कॉपी पेस्ट करूच नका कधी. पण तुम्ही जनरल मेथड नक्की घेऊ शकता, त्याची हेल्प तर घ्यायचीच आपल्याला, कारण ते फास्ट करून देते. तर लिस्ट ऑफ लोड बॅलन्सिंग, आता लिस्ट ऑफ लोड बॅलन्सिंग अल्गोरिदम्स. आता लिस्ट ऑफ लोड बॅलन्सिंग अल्गोरिदम इज वर्किंग ॲट 3 लेवल्स. तर मला कसं कळलं, कारण मी माझा तेवढा तर स्टडी झालेला आहे. तर तो स्टडी तुमचा लागणारच आहे, नाही तर तुम्हाला काढता नाही येणार, हे पण आहे. ओके, लिस्ट ऑफ लोड बॅलन्सिंग अल्गोरिदम्स ॲट डेटा सेंटर्स. ओके, तर बघू ह्याच्यामध्ये काय काय तो दाखवतो. क्या हो गया, स्लो हो गया है, दूसरा लेते हैं. इसका कभी कभी बहुत सारे लोग यूज करते हैं ना, तो इसको आता ही है सर्वर का इशू. आप कभी कभी जेमिनी पे, जेमिनाई मतलब जिस पे भी ट्राई कर सकते हो. जेमिनाई, गूगल, ये भी अच्छा ट्रेन हो गया. अभी इसमें बहुत कुछ एडवांस टेक्निक्स है. चैट जीपीटी भी ट्रेन हो रहा है धीरे धीरे. इसको तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है. मैं यहाँ पे डालती हूँ. ठीक है, ऐसा क्वेरी डालना होगा आपको. देखते क्या आंसर देता है ये. ये क्लोज करती हूँ इसको. यहाँ पे हम कुछ एंटर करते हैं. लिस्ट मांगा है खाली, तो लिस्ट, क्योंकि पूरा LR लेने की जरूरत नहीं है. देखो यहाँ पे बहुत सारे एल्गोरिथम्स मिल गए विथ डायग्राम. राउंड रॉबिन है, वेटेड राउंड रॉबिन है, आईपी हैश है, डायनेमिक एल्गोरिथम्स है. इधर क्लस्टरिंग भी देखो अपने आप करके दिया उन्होंने, तो हमें क्लस्टरिंग भी करके करने की जरूरत नहीं पड़ी. देखो स्टैटिक एल्गोरिथम मिल गया, ठीक है, डायनेमिक मिल गया, ठीक है, देन हाइब्रिड भी हो सकता है. अब यहाँ पे हम डालते हैं मोर एल्गोरिथम्स, इतना ही है या और है, चेक करते हैं. ठीक है, बार बार मोर किया ना तो कुछ समय बाद वो सेम एल्गोरिथम्स रिपीट करता है. ठीक है, तो देखो इधर लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम डेटा सेंटर, एडवांस कंसिडरेशन है. कंसिडरेशन लिखा है, मुझे लिस्ट चाहिए, मोर लिस्ट. ठीक है, और कुछ अगर एल्गोरिथम के नाम मिलते हैं तो यहाँ पे आप ले सकते हो. देखो एडवांस लोड बैलेंसिंग एल्गोरिथम है और मिल गया आपको. पहले तो स्टैटिक और डायनेमिक मिल गया था, तो ये एडवांस करके भी आप वहाँ पे 3 लगा सकते हैं. एडवांस मतलब हाइब्रिड लिख सकते हैं आप. ठीक है, कंसिडरेशन नहीं चाहिए. सो लाइकवाइज यू कैन गेट द क्लस्टर. अगर सपोज क्लस्टर नहीं मिला, तो सिर्फ एल्गोरिथम्स के नाम दिए, तो आप उसको बोल सकते हो क्लस्टर, या फिर ग्रुप बोल सकते हैं, क्लस्टर देम ऑल. मतलब जो एल्गोरिथम ऊपर लिखे हैं, या फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में एल्गोरिथम्स के नाम लिख सकते हो. ठीक है, सपोज आपको मिल गया पहले राउंड रॉबिन, फिर वेटेड राउंड रॉबिन, ये सबको क्या करना है, मुझे क्लस्टर करना है. तो क्लस्टर देम ऑल किया, तो अपने आप वहाँ पे क्लस्टर दिखाएगा, क्लस्टर देम ऑल. या फिर हम लिख सकते क्लस्टर ऑफ ऑल मेथड्स एज अबव. तो भी कुछ क्लस्टरिंग, अगर उसके हिसाब से कुछ क्लस्टरिंग देता है क्या, तो हम देखते हैं. देखो उसने स्टैटिक किया, ठीक है, सिंपल एंड प्री डिफाइंड डिस्क्रिप्शन, ये मिल गया जो हमने देखा था. ठीक है, डायनेमिक मिल गया, अडेप्ट टू करंट सर्वर लोड. ठीक है, एडवांस मिल गया,
कंसंट्रेशन वगैरह नहीं चाहिए, ये तो बाद में है। तो 3 क्लस्टर इधर ही मिल गए। तो ये जो आपका माइंड मैप बनेगा तो इसमें 3 क्लस्टर आएंगे। एक स्टैटिक एल्गोरिथम का आएगा, एक डायनेमिक का आएगा, एक ये आएगा। फिर इसमें सिर्फ आपको पेपर ढूंढना है। अभी राउंड रॉबिन करके भी आपने ढूंढ लिया तो अभी आपको मिलेगा। तो इस कुछ काम यहाँ पे हल्का कर देता है। और ये पूरा एज इट इज भी आप लिख सकते हो इन रिजल्टेंट सेक्शन जो यहाँ पे लिखा है। दिस इज योर रिजल्टेंट सेक्शन। सिर्फ आपको क्या करना होगा, इसका पेपर नंबर मैच करना होगा एंड ये लाइन आपको पूरा का पूरा कन्वर्ट करना होगा, नहीं तो फ्लैग आएगा इधर। पूरा का पूरा कन्वर्ट करना ही पड़ता है। एज इट इज कॉपी किया तो आपको मैं दिखाऊंगी फ्लैग इसका। एआई फ्लैग में अटकता ही है। समझ में आ रहा है कैसे क्लस्टरिंग करना है? सो लाइकवाइज यू कैन डू द क्लस्टर। एंड फिर ये आप एलआर कंप्लीट करो। मिनिमम 15 होना चाहिए अभी नेक्स्ट इसमें। ओके ना? चलेगा? ओके। चलो फिर मिलते हैं अभी परसों, इसका रिकॉर्डिंग भेजते हैं। ओके। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय बाय।